हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। आज हम एक बेहतर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो हम हर रोज सोचते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में मिलता है या नहीं, उसका होता क्या है, क्या वो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। यदि हमने तो खाना किसी और कलर का खाया है तो वो फिर ब्लड में मिलकर हमारा खाना लाल क्यों हो जाता है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर हमारा खाना, हमने जो खाया है, हमने जो भोजन को टुकड़े टुकड़े के रूप में खाया है, वो जाता कैसे है, वो बनता कैसे है बाद में, देन हमारे शरीर में जाने के बाद उसका कार्य क्या क्या होता है, वो सब देखते हैं। हम सब सोचते होंगे कि हमारे पेट में कोई मशीन होगी जो हमारे भोजन को पीसती होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम देखेंगे इसी के बारे में कि पाचन तंत्र आखिर कैसे काम करता है, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाचन तंत्र जो होता है, यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। और जिन जिन अंगों से वो गुजरता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कि हमारे जो भोजन का एक निवाला होता है वो किन किन अंगों से, किन किन माध्यमों से गुजरता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, आज हम सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन होता है वो किसमें जाता है, हमारी एलिमेंट्री केनाल, यानी कि हमारी आहार नाल में। पाचन तंत्र को हम हमेशा दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा आहार नाल। ये आहार नाल क्या होती है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं वो सब हम देखेंगे, यानी कि एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल, और ये होता है हमारी पाचन ग्रंथियां, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियां, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारी आहार नाल, और दूसरी हो गई हमारी पाचन ग्रंथियां, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो भोजन होता है मुख्य रूप से इस मार्ग से होकर जाता है, यानी कि इसमें से गुजरता है। ये क्या होती है, आहार नाल। इसको भी समझते हैं कि आहार नाल होती क्या है। तो हमारी जो आहार नाल होती है वो सबसे लंबी आहार नाल होती है, यानी कि 8 से 10 मीटर लंबी, लगभग 6 फीट की होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आहार नाल क्या होती है। तो आहार नाल क्या होती है वो देखेंगे कि आहार नाल जो होती है, हमारा जो भोजन होता है वो मुख से लेकर गुदा तक जाता है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि आहार नाल होती क्या है, और उसमें हम हमारा पाचन तंत्र बनाएंगे। सबसे पहले हम आहार नाल का डायग्राम बना लेते हैं कि हमारी आहार नाल दिखती कैसी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये है हमारी आहार नाल। ये इसकी गर्दन हो गई, ये इसका मुख हो गया, यहीं से एक विंड पाइप भी जुड़ती है जो आगे होती है, और हमारी जो ईसोफेगस होती है वो पीछे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जे शेप का एक स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये स्टमक किस में जुड़ता है, हमारी छोटी आंत में। ये स्टमक किस में जुड़ता है, हमारी छोटी आंत में। फिर छोटी आंत जुड़ती है हमारी बड़ी आंत से, ठीक है। छोटी आंत किससे जुड़ती है, हमारी बड़ी आंत से। ये हो गई हमारी बड़ी आंत, ठीक है। तो ये हो गया। इस स्टमक का कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिखाई देगा। ये है हमारा स्टमक, ठीक है। और ये है हमारी छोटी आंत, अब सबको दिखाई देगा। छोटी आंत का व्यास कम होता है,
इसलिए इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है। बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, इसकी गहराई है वो अधिक होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत बोलते हैं। वरना इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर तक। अब सबसे पहले हमारे ये पूरी आहार नल होती है, हमारा खाना यहीं से गुजरता है, ठीक है, यहीं से हमारा भोजन गुजरता है। अब देखते हैं कि सबसे पहली संरचना क्या मिलती है? हमारी मुख मिलती है, यानी कि माउथ। ये हो गई हमारी सबसे पहली संरचना, मुख हो गई। यहां पर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये वाला जो संरचना होती है, ये पाइप नुमा संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ठीक है, यानी कि ग्रास नली। ग्रास नली बोलते हैं इसे। ये वाला स्ट्रक्चर आ गया हमारा। अभी हम सिर्फ आहार नाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पाचन ग्रंथियां नहीं बना रहे यहाँ पर। और नहीं, यहाँ पर लीवर आता है, इधर पैनक्रियास आता है, ठीक है, वो हमने नहीं बनाया है अभी। ये है हमारा आमाशय, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टमक, रियल में हमारा पेट। ये हो गई हमारी छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हो गया हमारा रेक्टम, यानी कि मलाशय, मलाशय। और यहाँ पे हो गया हमारा गुदा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी आंत होती है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलता है, लटका हुआ स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पूरी की पूरी ये हमारी क्या है? ये हमारी आहार नाल है। हमारा खाना यहां से जाता है डायरेक्ट, हमारा जो खाना है वो डायरेक्ट यहां से जाता है, मुख में जाता है। अब आगे क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? हमारी विंड पाइप आ गई, हमारा ट्रेकिया आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। वायु मार्ग है ये हमारा, इधर से फेफड़े जुड़े हुए हैं, आगे पीछे हमारी ईसोफेगस जाती है। अब जैसे ही खाना आता है तो ये क्या करता है? एपिग्लोटिस इस विंड पाइप को ढक लेता है, खाना को मार्ग दे देता है, खाना इधर चला जाता है। खाना यहाँ पर आता है, स्टमक में चला जाता है, स्टमक के बाद फिर जाता है हमारा खाना छोटी आंत में, छोटी आंत में जाने के बाद फिर जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाने के बाद फिर जाता है रेक्टम में, यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं हमारे शरीर में, वेस्ट मटेरियल, वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डाइजेशन चलता है। अब हम देखते हैं एक एक संरचना को। सबसे पहले हम देखेंगे मुख को, कि मुख क्या होती है, यानी कि खाना इसमें जाता कैसे है। चलो देखते हैं। आखिर पाचन तंत्र कैसे काम करता है? तो आहार नाल के थ्रू हमारा पाचन तंत्र काम करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आहार नाल क्या होती है, ठीक है। आहार नाल क्या होती है? तो आहार नाल एक नलिकानुमा संरचना होती है। आहार नाल एक नलिकानुमा संरचना होती है, संरचना होती है, संरचना होती है जो अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक से, ठीक है। नलिकानुमा संरचना होती है मुख से लेकर गुदा तक, मुख से लेकर गुदा तक, जो कैसी है? अपेक्षाकृत छोटी होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, जो अपेक्षाकृत छोटी है, जो अपेक्षाकृत छोटी है, छोटी है। कल के क्लास में हम देखेंगे, या फिर आज ही हम देखेंगे कि ये जो मानव होते हैं, ये मांसाहारी प्रकृति में आते हैं कि शाकाहारी प्रकृति में आते हैं, ठीक है। ये किसके हिसाब से?
हमारी आहार नाल के बेसिस पर हम देखेंगे कि जो मानव होते हैं वो मांसाहारी प्रकृति में आते हैं या फिर शाकाहारी प्रकृति में आते हैं। आइए देखते हैं, इसने बताया है कि आहार नाल जो होती है हमारी वो नलिकानुमा संरचना होती है। लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, मुख से लेकर गुदा तक होती है, लेकिन जो अपेक्षाकृत छोटी होती है। कैसे? मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी आहार नाल शाकाहारी जीवों की तुलना में छोटी होती है। कैसे? खरगोश ले लिया, वो शाकाहारी जीव है, बाघ ले लिया, मांसाहारी जीव है। दोनों की आहार नाल को खोला गया, दोनों की आहार नाल की लंबाई सेम, लेकिन शरीर का जो आकार है वो छोटा है। दोनों के शरीर के आकार में अंतर है। ठीक है? कैसे? बाघ के शरीर को खोला गया, उसकी आहार नाल को फैलाया गया, और खरगोश के शरीर को खोला गया और उसकी आहार नाल को फैला दिया गया। दोनों की आहार नाल की जब लंबाई नापी तो दोनों की लगभग सेम निकली। इसलिए मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी तुलना में शाकाहारी जीवों की जो आहार नाल होती है वो लंबी होती है, मांसाहारी जीवों की आहार नाल छोटी होती है। आया समझ में? इसके बाद क्या होता है, अब हमारी जो आहार नाल होती है, हमारा शरीर लगभग सभी का एवरेजन 5.5 फुट मान लेते हैं। किसी की 5 फीट होती है, किसी की 5.5 फीट होती है, किसी की 6 फीट लंबाई होती है। ठीक है? अपने अपने इन्वायरमेंट के अनुसार या फिर अपने अपने जीन के अनुसार भी लंबाई हमारी बढ़ती है। अब ये जो आहार नाल होती है, फिर तो हमारी आहार नाल और भी ज्यादा लंबी होनी चाहिए थी, 8 से 10 मीटर क्यों थी? इसलिए ये माना जाता है कि मानव जो होते हैं वो मांसाहारी प्रकृति में आते हैं। इस आहार नाल के बेसिस पर उन्होंने, वैज्ञानिक ने तुलना की है कि मानव मांसाहारी प्रकृति में आते हैं, लेकिन नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम सर्वाहारी प्रकृति में आते हैं। अब पोषण के आधार पर जो जीव है वो भी अन्य प्रकार में बांटे गए हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं हमारे डाइजेशन की। अब ये है हमारी मुंह पाचन की पहली फैक्ट्री। अब इस मुंह में कौन कौन से अंग मिलते हैं, कौन कौन सी संरचना मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा मुंह, ठीक है, ये हो गया हमारा मुख। ये क्या लिख रही मैं आज? ये हो गया हमारा मुख यानी कि माउथ। क्या होती है? पाचन की पहली फैक्ट्री होती है ये होती है पाचन की पहली फैक्ट्री होती है या फिर पहली संरचना होती है। ठीक है? अब मुंह में क्या होता है, लगभग यहां से पाचन स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है या फिर पाचन शुरू हो जाता है, कैसे होता है? हमारे मुंह में संरचना मिलती है, बड़े बड़े हमारे दांत, ये रहे हमारे दांत, ये रहे। ठीक है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दांतों के बारे में, क्योंकि दांत ही चबाते हैं हमारे भोजन को। किसके माध्यम से शुरुआत होती है? हमारे दांत के माध्यम से, उसके बाद हमारी जीभ के माध्यम से। दो संरचना मिलती है। एक और संरचना मिलती है हमारे मुंह में, ये रहा हमारा यवला। ये क्या करता है? भोजन को मार्ग प्रदान करता है। दूसरा काम क्या होता है इस यवले का? जब हम सोते हैं किसी में, ये जो यवला होता है इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है अचानक सोते समय। तो जैसे ही मुंह से श्वास लेते हैं सोते समय, उनके मुंह से ये यवला ढीला पड़ता है और हमारे ऊपर के कठोर तालू से टकराता है। तो जैसे ही श्वास लेते हैं तो इसमें से आवाज आती है, जिसे हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति खर्राटे लेता है सोते समय। ठीक है? तो पहला हो गया हमारी संरचना दांत, दूसरा हो गया हमारा जीभ, और तीसरा हो गया हमारा यवला। ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में से यवला बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी पाचन की पहली शुरुआत मुंह से। अब देखते हैं हम दांतों के बारे में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? हमारे जो दांत होते हैं, दांत के प्रकार कितने होते हैं वो देखते हैं। तो दांत के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? सबसे पहले दांत होते हैं हमारे इंसाइजर दांत, जिसे हम लॉफिंग टीथ भी बोलते हैं, यानी कि हंसाने वाले दांत भी बोलते हैं। सबसे पहले हो गए हमारे इंसाइजर हो गए। इंसाइजर के बाद दूसरे हो गए हमारे केनाइन हो गए। ये जो केनाइन दांत होते हैं ये मांसाहारी जीवों को दिए जाते हैं।
इंसाइजर हो गए, केनाइन हो गए। केनाइन के बाद केनाइन के बाद हो गए हमारे तीसरे नंबर के प्रीमोलर, प्रीमोलर, और चौथे हो गए हमारे मोलर, चौथे हो गए हमारे मोलर। अब दांत गिनेंगे कि कितने प्रकार के इंसाइजर दांत कितने होते हैं, केनाइन दांत कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। सबसे पहले हम इंसाइजर दांत देख लेते हैं कि इंसाइजर दांत कितने होते हैं। तो इंसाइजर दांत ऊपर के होते हैं 4, तो इस साइड के देख रहे हैं हम 2 हो गए। फिर आ गया केनाइन 1 हो गया। इसके बाद जो प्री मोलर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर जो मोलर होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, हो गए। तो ये तो हो गए हमारे इस साइड के दांत, इस साइड के 2। ये कितने हो गए, ये हो गया इंसाइजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया मोलर, प्री मोलर, और ये हो गया मोलर। ठीक है, इस साइड इसी प्रकार से इंसाइजर कितने हो गए, इस साइड के भी 2, 1 2 3। ठीक है, वैसे ही हमारे नीचे के भी हो गए। तो ओवरऑल कितने दांत हो गए हमारे, 32। जो 4 दांत होते हैं वो काय के होते हैं, वो इंसाइजर दांत होते हैं। इंसाइजर दांत को हम क्या बोलते हैं, हाथी दांत भी बोलते हैं। ठीक है, और जो केनाइन दांत होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं। ये संख्या में कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ये किस काम के लिए दिए जाते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम के लिए दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्री मोलर, ये चबाने के लिए दिए जाते हैं। ये वाले दांत जो होते हैं ये काटने के लिए दिए जाते हैं इंसाइजर। कैनाइन दांत चीरने फाड़ने के लिए दिए जाते हैं, लिख लेना काम आएंगे। इंसाइजर दांत चूहों में भी पाए जाते हैं जिन्हें हम हाथी दांत भी कहते हैं। हम हंसा के दिखाते हैं, हाथी अपने आप दिखाता है। फिर है प्रीमोलर, चबाने के लिए, मोलर भी चबाने के लिए। इस मोलर को हम क्या बोलते हैं, अकलदाढ़ भी बोल देते हैं। अब देखते हैं हमारी ग्रसनी यानी कि फूड पाइप। इसमें एक और स्ट्रक्चर देखना है हमें मुंह में, क्या है, हमारी जबान। हमारी जबान क्या करती है, हमारी जबान जो होती है वो स्वाद का ज्ञान करती है और एंजाइम का सिक्रीशन करती है। सलाइवा ग्लैंड इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो जबान होती है हमारी जो जबान होती है वो क्या करती है, जैसे कि ये है हमारी जबान। पीछे से हमारी जो जबान होती है वो पैक होती है, यानी कि जो लिम्फ टिश्यू होते हैं उनसे हमारी जो जबान होती है वो बंधी हुई होती है। इस जबान के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वो स्वाद के लिए होता है। इस साइड का भी स्वाद के अनुसार जबान के 4 भाग होते हैं। बीच वाला भाग में पेपिले होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस जबान के भाग में मिलता क्या क्या है हमें। ये वाला जो भाग होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये पहला वाला जो भाग होता है ये मीठे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। ये मीठे के लिए जिम्मेदार होता है। आइट साइड का भाग जो होता है वो किसके लिए होता है, ये खट्टे और मीठे पदार्थ के लिए, पानी पूरी के लिए। ठीक है, हमारी फेवरेट सबकी पानी पूरी के लिए ये स्वाद होता है, खट्टे मीठे के लिए, चटपटे के लिए। ये वाली जो संरचना होती है इसमें पेपिले मिलते हैं हमें। ठीक है, शंक्वाकार पेपिले मिलते हैं जिसमें सलाइवा ग्लैंड पाई जाती है। अब ये वाला जो स्वाद होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है हमारी जीभ का, हमारी टंग का, हमारी जबान का, ये किसके लिए होता है, ये कड़वे स्वाद के लिए होता है। कभी भी हम दवाई गोलियां कड़वी खाते हैं तो उन्हें यहाँ पर नहीं रखते हैं, यहाँ पर रख के पानी पी जाते हैं तो हमें उतनी कड़वी नहीं लगती। लेकिन एक बार यदि दवाई यहाँ पर आ जाती है तो हमें भयानक कड़वी लगती है। कभी अनुभव किया होगा, फील किया होगा, दवाई गोली खाई होगी तो ऑब्वियसली सभी ने खाई है दवाई गोलियां। तो ये जबान के कुछ 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला स्वाद क्या होता है हमारी जबान का, मीठे के लिए होता है। दूसरा होता है खट्टे मीठे के लिए। आइट साइड की जो दीवारें होती है उनमें जबान का स्वाद किसके लिए होता है, खट्टे मीठे के लिए। ये हो गई कड़वे स्वाद के लिए सबसे लास्ट में। और याद रखना, तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे हम मिर्च मसाले का स्वाद बोलते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, वो कोई स्वाद नहीं होता है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, हमारी जबान की कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, हमारी कोशिकाओं का धीमा जलना होता है।
ठीक है। धीरे धीरे हमारी जो कोशिकाएं, जबान की जो कोशिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, वो नष्ट होती जाती है, खत्म होती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो जबान की स्वाद कलिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। या ध्यान रखा होगा कि बचपन में हम खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन आज हमें दही खट्टा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो स्वाद कलिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। किसकी वजह से? सबसे पहले कि जो बिल्कुल गरम गरम चाय पीते हैं उनकी वजह से भी स्वाद कलिकाएं नष्ट होती है, उनको फिर बहुत ज्यादा तीखा खाना पड़ता है स्वाद के लिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा तीखा खाते हैं उनकी भी कोशिकाएं धीमी जलती है। जैसे ही हमने ज्यादा मिर्ची खा ली, हमारा मुंह जल रहा है, यानी कि हमारी जो जबान की कोशिकाएं होती है वो जल रही है, तो हमें तुरंत शक्कर नहीं खानी चाहिए। शक्कर में ग्लूकोज होता है, वो तुरंत आग का काम करती है और कोशिकाएं जलाती है। हमें पानी पी लेना चाहिए ताकि वो कोशिकाएं जलती हुई बंद हो जाए। और ये जो हमारी जबान है ये पीछे से पैक होती है, ये क्या होती है? ये लिम्फ टिश्यू होती है, लिम्फ टिश्यू होते हैं, लिम्फ टिश्यू होते हैं या फिर लिम्फ ऊतक होते हैं। तो ये हो गई हमारी जबान, जो क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करती है, बोलने में सहायक होती है, शब्दों का निर्माण करती है। जबान के दो कार्य होते हैं। सबसे पहले जबान क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करती है, स्वाद का ज्ञान करती है। दूसरा क्या होता है जबान का काम? शब्दों का निर्माण करती है। जैसे कि मैं बोल रही हूं, मेरे जो शब्द निकल रहे हैं वो मेरी जबान से निकल रहे हैं, लेकिन मेरी जो आवाज निकल रही है वो मेरे गले से निकल रही है। ठीक है, तो जबान क्या करती है? शब्दों का निर्माण करती है, गले से आवाज आती है, जबान फील करती है। जबान में कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं, वो फील करते हैं, डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज जाता है और बोलते हैं हाँ ये शब्द निकल रहा है, अब बोल दो। तो शब्दों का ज्ञान करती है या फिर शब्दों का निर्माण करती है। जबान क्या करती है? शब्दों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जबान। हमारे जबान में 4 हिस्से होते हैं स्वाद कलिकाओं को, अलग अलग स्वाद कलिकाओं के लिए। सबसे पहले मीठे के लिए होता है, आइट साइड खट्टे मीठे के लिए होता है, लास्ट में कड़वे के लिए होता है। बीच में पेपिले होते हैं जो हमारी लार ग्रंथियों को एक्टिव रखते हैं। ये हो गई हमारी जबान। अब हमने पहले क्या देख लिया? हमने मुख देख लिया, पाचन तंत्र की पहली संरचना देख ली हमने, यानी कि पाचन तंत्र की पहली फैक्ट्री देख ली। यहीं से पाचन शुरू होता है। क्या क्या होता है इस मुख में? हमारे दांत होते हैं, हमारी जबान होती है। दांत क्या करते हैं? भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जबान क्या करती है? बोलस बनाती है, सलाइवा मिक्स करने के लिए। स्वाद का ज्ञान करती है, शब्दों का निर्माण करती है। इसके बाद स्ट्रक्चर आता है हमारा यवला। ये क्या करता है? ये भोजन को मार्ग प्रदान करता है आगे के लिए। अब देखते हैं हमारी ग्रसनी अन्न नलिका जिसे बोलते हैं, यानी कि फूड की जो स्लाइड होती है। ये गर्दन से हमने मुंह से खाना लिया, डायरेक्ट यहां तक गया, इस ईसोफेगस में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, हमारा खाना कहाँ जाता है? अब इसमें जाता है, इस ईसोफेगस में। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ये क्या करता है? इसकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, देन रिलैक्स करती है, ताकि जो भी भोजन हो वो नीचे की ओर चला जाए। अब यहाँ पर भोजन जाता है, सीधे किस में जाता है? हमारे स्टमक में। इसमें क्या होता है? हमारे स्टमक में क्या होता है? हमारे स्टमक में HCl भरा पड़ा मिलता है। ये स्टमक में क्या होता है? हमारा HCl, ये हमारी ईसोफेगस आती है, इधर से हमारा स्टमक जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? हमारा HCl भरा हुआ मिलता है। ये है हमारा स्टमक। यहाँ पर HCl मिलता है बड़ी मात्रा में। जैसे ही खाना हमारा अंदर आता है स्टमक को पता चल जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ग्रास नली होती है उसका क्या कार्य होता है। तो यह भोजन को अंदर धकेलने का कार्य करती है। यह भोजन को अंदर धकेलने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी मसल्स होती है, इसमें भी म्यूकस होता है,
और जैसे ही भोजन हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वो जो एपिग्लोटिस होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या कार्य होता है, ये भोजन को ग्रहण करने या फिर अंदर धकेलने का कार्य करती है और आमाशय में पहुंचाती है। ठीक है, आमाशय तक पहुंचाती है। पहुंचाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम का, कभी कभी हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। जल्दी जल्दी खाना खाने से क्या होता है, हमारी जो स्टमक की यानी कि हमारी जो ईसोफेगस होती है उसमें हमारा खाना अटक जाता है। तो हमें क्या होता है, फिर हिचकी आती है, एक हिकअप का साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ब्रेन को सीधे मैसेज जाता है कि खाना अटक गया है। ब्रेन डायफ्राम को मैसेज करता है कि खाना अटक गया है, खाना नीचे की ओर ले जाओ, स्टमक की ओर। तो ब्रेन क्या, डायफ्राम क्या करता है, अपनी मसल्स को खींचता है, फिर सिकुड़ता है, फिर खींचता है, फिर सिकुड़ता है। तो जो भोजन होता है वो नीचे की ओर चला जाता है और हमें एक हिकअप का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हमें हिचकी आ रही है। और जब भी हमें हिचकी आती है तो हमें क्या लगता है कि कोई हमें याद करता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित ही हमें हमारा दिमाग याद करता है, इसलिए कि जल्दी जल्दी खा लेते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हिकअप का साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम कभी कभी तो हमें खाली पेट भी हिचकी आती है, तो वो किस लिए आती है, क्या तब हमें कोई याद नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अब मेरे मुंह से भी श्वास जा रही है, मेरी नाक से भी श्वास जा रही है, कभी कभी ऑक्सीजन के जो एयर बबल होते हैं वो मेरे ईसोफेगस में बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वायु के बुलबुले बन जाएंगे, तभी भी ब्रेन को मैसेज जाएगा कि कुछ अटक गया है, इसमें ईसोफेगस में कुछ अटक गया है। फिर डायफ्राम को बेचारे को मैसेज आया, फिर डायफ्राम में अपनी मसल्स को खींचा, फिर सिकुड़ा, फिर खींचा, फिर सिकुड़ा, तो क्या हो गया, फिर से हमें हिकअप का साउंड प्रोड्यूस हुआ। और जो भी यहाँ पे एयर बबल बन रहे थे वो ऊपर उठकर ट्रेकिया में चले गए, वायु मार्ग में चले गए, इसलिए भी हमें हिचकी आती है। ठीक है, तो ये है मेन कारण हिचकी आने का कि हमारे ईसोफेगस में या तो एयर बबल बन गए हैं या फिर खाना अटक गया है। अब देखते हैं सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमारा आमाशय। इसमें